हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और पढ़ाई कहीं भी कभी भी सीरीज का ये पार्ट 2 है और इसमें हम चार्टर एक्ट 1813 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813, इसमें मेनली क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो कमज़ोर हो गए। ठीक है, जैसे क्या हुआ इसमें, अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 में हुई थी उसमें ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी भारत आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता था? ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बार भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और अब क्या कर दिया, इसमें जो है अब दो ऑप्शन रखे केवल। एक तो था कि चाय और चीन के साथ व्यापार का जो था वो रखा कि बस चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार जारी रहा। बाकी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चाय और चीन, मतलब चाय का जो व्यापार है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार जो है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा अब किसी भी क्षेत्र में, जैसे कपास हो गया, नील हो गया, या बने बनाए वस्त्र हो गए, या कोई और मसाले हो गए, इन सब में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की और भी कंपनियों को अधिकार मिल गया। ठीक है, तो उस तरह से अब कंपनी का प्रॉफिट कम होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि और भी उसके कॉम्पिटिटर बढ़ गए। तो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार जारी रहा। अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। वही बात कि जब एकाधिकार इनका समाप्त हो तो बाकियों को अनुमति मिल गई। तो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, चाय और चीन। दूसरा हो गया, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1813 में ऐसा हुआ है। और उसके बाद ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे शुरू हो गया। फिर इन्होंने बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चलाए। जैसे आप देख रहे होंगे 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया, उसके लिए एक्ट बनवाया। तो वो कब हुआ? 1813 के बाद ही हुआ। ठीक है, और भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत क्वेश्चन आता है इस बारे में। मैं इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, आप देखिएगा उसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं। इस ईसाई मिशनरी से आया है, 1 लाख रुपए खर्च से आया है, व्यापारिक एकाधिकार से आया है। बाकी कंपनी का भारत पर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण जारी रहा। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट हो गया। कंपनी का चार्टर अगले 20 वर्ष के लिए, मैंने पहले भी बताया है कि 1813 के बाद कब आएगा? 1833, फिर देखिए 1853। तो 20-20 साल के लिए बढ़ाया गया। तो ये तो नॉर्मल सा है, बस हमें याद क्या रखना है। एक तो ट्रेड में क्या हुआ? कमी आ गई। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार कम हो गया। बाकी 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए और ईसाई मिशनरी भारत है। ये 3 चीज़ें जो हुई हैं वो 1813 की रही हैं। ठीक है, तो इसको MLT भी बोलते हैं इसको, कि MLT मतलब हो गया M से मिशनरी, L से 1 लाख और T से ट्रेड। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 का। इसमें आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 में है कि कंपनी के कंपनी की व्यापारिक स्वरूप को समाप्त करके प्रशासन केंद्रित बना दिया गया। अब देखिए, व्यापारिक एकाधिकार इनका जब कमजोर हो गया है ना, मतलब बहुत कम क्षेत्रों में रह गया, और इस बार जो चाय और चीन बचा था वो भी खत्म हो गया। ये देखिए, चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। तो अब क्या होगा कि जो कंपनी का व्यापारिक स्वरूप है वो खत्म हो गया और इसको प्रशासन को केंद्रीकृत करना था इसका उद्देश्य। ठीक है, कि अब कंपनी जो है वो व्यापार में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी और वो मेनली प्रशासन देखेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक हुआ व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति की शुरुआत कब हुई? 1813। क्या हुआ उसमें? समाप्त हो गया लगभग, बस 2 चीज़ें बची, चाय और चीन। ठीक है, CC, चाय चीन। 33 का जब एक्ट आया तो इसमें सारे ही एकाधिकार समाप्त हो गए। अब कंपनी क्या रह गई? प्रशासनिक इकाई रह गई। ठीक है, और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई है वो बंगाल का गवर्नर जनरल, ये कब बने थे? 1773 के एक्ट में। उससे पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर होते थे, जो 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। इनको अब क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। नाम सेम है, गवर्नर जनरल, लेकिन ये पहले बंगाल के थे, अब इनको क्या बोला गया? ऑफ इंडिया, मतलब भारत के गवर्नर जनरल। और जैसे वो वॉरेन हेस्टिंग एग्जाम्पल था, ऐसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये भारत के एक पहले गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति को केंद्रीकृत किया गया। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो 4 सदस्य होते थे, फिर 3 हो गए थे,
उसमें लॉ मेंबर को जोड़ा गया और लॉ मेंबर चौथा सदस्य के रूप में फिर से जोड़ा गया। तो अब गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य हो गए, फिर से 4 सदस्य हो गए। और मैकॉले पहले लॉ मेंबर बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि लॉ मेंबर किस में आए, 33 में। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 3-3 ये इस तरह का एक ही एक्ट है, ठीक है, 33 वाला। तो 3-3 मतलब इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे 4-4 समान नागरिक संहिता होता है, ऐसे 3-3 इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो इस इक्वलिटी में क्या किया इन्होंने, लॉ मेंबर मतलब कानून सबके लिए इक्वल है, तो 3-3, ठीक है, 33 के एक्ट में आया है ये। और भारतीयों को सरकारी सेवा में उनकी योग्यता के आधार पर अवसर देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया। इससे पहले जो था वो जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे वही प्रशासक चुनते थे यहाँ पे, लेकिन अब क्या हुआ कि भारतीयों को भी जो है उनकी योग्यता के आधार पर सिद्धांत स्वीकार किया गया। हालांकि ये स्वीकार किया गया था, लेकिन जो है इतना मतलब जो तभी ब्रिटेन बायस्ड ही था, और ये जो स्वीकार किया गया ये योग्यता के आधार पर, इसका मतलब हो गया ओपन कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है। इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है अभी, ये ध्यान रखना है। तो इसकी ट्रिक में हम क्या देख सकते हैं कि इसकी ट्रिक में क्या हुआ कि एक तो ट्रेड एंड हो गया और इंडिया का गवर्नर जनरल बना, जो कि पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, और एक क्या हुआ, लॉ मेंबर आया। 3 चीजें इसमें भी हो गई, ठीक है। 13 वाले में भी 3, MLT जिसको बोल रहे थे, और इसमें भी ऐसे ही। तो इसको LIT बोल देंगे, ठीक है, या LGT बोल देंगे। तो LGT से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L से हो जाएगा लॉ मेंबर, ठीक है, L से लॉ मेंबर, G से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और T से ट्रेड एंड, ठीक है, LGT, ओके। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या होता है, कंपनी के प्रशासन में विधायी और सिविल सेवा संबंधी सुधार हुए। उसमें ओपन कंपटीशन के सिद्धांत को स्वीकार करने की बात नहीं, मतलब स्वीकार क्या मेनली ये हुआ था कि अब जो है भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉपरली कर लिया गया। इसमें कंपनी के प्रशासन में विधायी और सिविल सेवा संबंधी सुधार हुए। यह अंतिम चार्टर एक्ट था, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसके बाद 1857 का युद्ध हो गया, ठीक है। तो यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें भी 20 साल के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया था, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक हर बार 20 साल के लिए नवीनीकृत किया जा रहा था। इस वाले में नवीनीकृत नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद के जो है कार्यकारी और विधायी कार्यों को अब अलग कर दिया गया। एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको आज विधान परिषद बोलते हैं। तो इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि 2 तरह से बांट दिया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें पिछली बार लॉ मेंबर जोड़ा गया 33 वाले में, और इस वाले में क्या किया गया कि एक तो इनका विधायी काम जो रहेगा जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब एग्जीक्यूटिव तो गवर्नर जनरल होता है, जैसे आज के टाइम पे देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और प्लस उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उनको कार्यकारी ही तो बोलते हैं, कार्यपालिका, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। तो ऐसे ही ये वाले जो है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने रहे, और बाकी विधान परिषद के लिए इन्होंने अलग से जो है स्वीकार किया, ठीक है। तो एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जो नियम बनाएगी। विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया, ठीक, ये ध्यान रखना है। सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ है, सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। आप देखिए पिछले वाले में क्या बोला गया था कि इसमें बोला गया था कि भारतीयों को सरकारी सेवा में उनकी योग्यता के आधार पर अवसर देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, ठीक है। लेकिन ओपन कंपटीशन जैसी बात नहीं हुई थी। वैसे था कि अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्ति कर रही है तो उसमें भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ, इसमें ओपन कंपटीशन, तो ओपन कंपटीशन कब आया है, 53 के एक्ट में आया है, ठीक है, कि ओपन कंपटीशन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। और यह था कि अब एग्जाम शुरू होगा, ठीक है, और वो एग्जाम कहाँ होगा, अभी तक तो लंदन ही हो रहा था, ठीक है। तो इसके सिद्धांत को स्वीकार किया गया कब, 53 में, ठीक है। फिर 1854 में मैकाले कमेटी बनी इसी के लिए, और इसमें क्या किया गया कि प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। और ध्यान रखना है 53 में सिद्धांत स्वीकार हुआ, ठीक है। 54 में क्या हुआ, मैकाले कमेटी बनी, ठीक है। और 55 में पहली बार ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, पहली बार। और ये कहाँ हो रहा था, लंदन में, ठीक है। फिर इसमें मैं आगे और बता दूं कि भारत में सबसे पहले कब शुरुआत हुई। इससे पहले क्या था, लोग लंदन देने जाते थे। भारत में 1922 में शुरुआत हुई, ठीक है। और ये पहला सेंटर कहाँ बना था, प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी बोलते हैं, ठीक है। पुराना नाम इलाहाबाद था,
अब क्या है, ये प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो प्रयागराज में 1922 में शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1926 में क्या हुआ, जो 1919 का एक्ट था उसमें ये प्रावधान था कि एक जो है संघ लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, मतलब यूपीएससी बनाया जाएगा। और 19 ये लागू कब हुआ, 1919 के एक्ट में था, और ये 1926 में ये लागू हो गया, मतलब यहाँ पे एक जो है यूपीएससी बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और चीज़ें हुई इसमें। 1919 के एक्ट में यूपीएससी बना, 1935 का एक्ट आया। 35 के एक्ट में दो चीज़ें हुई, एक तो बोला गया जो यूपीएससी था उसको बोला गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और दूसरा था जो बोला गया कि प्रोविंशियल, मतलब स्टेट को लेकर के। तो पहले प्रोविंस बोलते थे, अब स्टेट बोलने लगे हैं। तो ये दोनों प्रोविजन कब आए थे, फेडरल और प्रोविंशियल का, ये आया था 1935 के एक्ट में। लेकिन यूपीएससी कब बना है, 1926 में, और किस एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत। ये हमें ध्यान रखना है, किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। फिर जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस कमीशन है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, उन दोनों को जो है संवैधानिक मान्यता मिल गई। तो ये था इसकी हिस्ट्री। ठीक है, और फिर बस, और ये एक्ट जो है कंपनी के शासन के पहले का महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 1857 का विद्रोह हो गया और फिर सारी चीज़ें चेंज हो गई एकदम से। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, 1853 के एक्ट में लास्ट था कंपटीशन, ओपन कंपटीशन शुरू हुआ, और सेपरेशन किस चीज़ का, विधान परिषद, मतलब विधान परिषद का मतलब ये कार्यपालिका और विधायिका का। तो इसको क्या कर सकते हैं, CLS। ठीक है, जैसे सालसा होता है ना, ऐसे CLS कर सकते हैं इसको, कि C से कंपटीशन, L से लास्ट और S से सेपरेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।